हमारी पिछली वीडियो में हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसमें स्टडी किए थे और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस हमने उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। So there are various privileges or facilities which are available only to private companies. ये वाली फैसिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ प्राइवेट कंपनी इनको एंजॉय करती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस या एग्जम्पशंस हैं जो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ को मिलती हैं। उसमें सबसे पहला आपको दिखेगा प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की फॉर्मेशन और उसकी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के पास अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए सिर्फ मिनिमम 2 मेंबर्स से काम चल जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे आपने अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी जैसे ही कोई शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशंस फ्लोट करती है या शेयर्स को फ्लोट करती है मार्केट में, तो उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का आना ज़रूरी है, तभी कंपनी उन शेयर्स के लिए जो है शेयर्स को वो जो इशू है वो वैलिड माना जाता है। अदरवाइज़ वो इशू जो है वो इनवैलिड करार दिया जाता है और उनको फ्रेश दोबारा से एप्लीकेशंस इनवाइट करनी पड़ती हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो शेयर्स इशू करें, तो इसीलिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट है वो प्राइवेट कंपनीज़ पे अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ पे अप्लाई होता है। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ को प्रॉस्पेक्टस इशू करना और रजिस्ट्रार के पास इसको जमा करवाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना भी ज़रूरी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही ये लेना ज़रूरी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही ये अपना बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। इनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी होता है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के साथ वो अपना बिज़नेस जो है वो रन करना स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद जो आती हैं वो होती हैं प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं ना, वो अगर कोई भी नया इशू निकालती हैं या नई शेयर्स इशू करती हैं तो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं पहले उनको वो नए शेयर्स इशू करना या ऑफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं लेते तो वो बाहर वाले लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जिसको चाहें अपने शेयर्स दे सकते हैं, लेकिन मेंबर्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स भी दे सकते हैं। डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी मेंबर के पास सिर्फ एक शेयर है तो वो उसको जितने मर्ज़ी वोटिंग राइट्स, मतलब 50% वोटिंग राइट्स भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उसमें वोट जितने शेयर्स किसी पर्सन या मेंबर के पास हैं उसी प्रोपोर्शन में उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 शेयर उनके पास है तो उनको वोटिंग राइट भी 1 ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स दे सकती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी प्रिविलेजेस रिगार्डिंग टू मीटिंग्स। अब जब भी कंपनी मीटिंग्स होती है तो पब्लिक कंपनी को ज़रूरी होता है कि उस मीटिंग में एटलीस्ट 5 मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाती। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर 2 से कम है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, मतलब सिर्फ 2 मेंबर्स भी प्राइवेट कंपनी में मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है पॉल की डिमांड करना। पॉलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी इशू है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है तो उसके रिगार्डिंग वो वोटिंग भी करवा सकते हैं या पॉलिंग भी करवा सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी में तो एटलीस्ट अगर 5 मेंबर्स कहेंगे कि इस इशू पे पॉलिंग होनी चाहिए तभी होगी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक पर्सन भी बोल देगा या एक मेंबर भी बोल देगा तो उस पर पॉलिंग वो ले लेते हैं।
ठीक है। अब आगे बात आती हैं प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स से रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रिविलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कंपनी के पास अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, मतलब सिर्फ 2 डायरेक्टर्स के साथ भी जो प्राइवेट कंपनी है वो रन हो जाती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, फिर ही वो कंपनी जो है वो रन कर सकती है, अदरवाइज़ उन पर फ़ाइन पेनल्टीज़ लगेंगी। उसके बाद आता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करके एक या एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनको हर डायरेक्टर को, अगर उनको सिंगल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उनको अलग अलग रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, रेजोल्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आगे आने वाला है। व्हाट इज़ अ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज़ अगर कोई भी प्रपोज़ल है उसको प्रपोज़ किया जाता है आगे, मतलब कोई भी बात है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रपोज़ल आगे पुट किया जाता है कि इस, जैसे हम डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, राइट। तो अगर जैसे आप ये प्रपोज़ कर दिया कि इस डायरेक्टर को, इस पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, तो ये तो हमने प्रपोज़ल दे दिया। इसके रिगार्डिंग वोटिंग कराई जाती है, जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में उनसे वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है। अब अगर वो पर्सन, जैसे 50% तक लोग मान जाते हैं, और जैसे एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर 50% लोग भी उसके रिगार्डिंग मतलब पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, बोलते हैं कि येस इस पर्सन को हम डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। इस चीज़ को, मतलब जो हमने प्रपोज़ल किया था, प्रपोज़ किया था, अगर वो प्रपोज़ल पास हो जाता है तो उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास हो गया, अगर 50% लोग मान जाते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाने के लिए मिनिमम 75% लोगों का या 3/4 मेजॉरिटी का येस में जवाब देना ज़रूरी होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स जो हैं वो एक सिंगल रेजोल्यूशन में अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनीज़ ऐसा नहीं कर सकती। उनमें हर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक अलग से रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारी बात आती है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उनका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो प्राइवेट कंपनीज़ में फ्रीली वोट कर सकते हैं। उनका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो उसके रिगार्डिंग वोट ही नहीं कर सकते। ऐसा पब्लिक कंपनीज़ में होता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो उस चीज़ में वोट नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उसमें डायरेक्टर्स जो हैं वो बाय रोटेशन रिटायर होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन पे कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती कि उनको बाय रोटेशन रिटायर होना ही होना है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं पब्लिक कंपनीज़ में, उन पे लिमिट लगी होती है एमडीज़ वगैरह पे कि उनको रेम्यूनरेशन इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनको अपने पीएनएल अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं, वो ओपन टू इंस्पेक्शन होते हैं। उनको कोई भी लोग जो हैं वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ के केस में ऐसा नहीं होता। उनके जो पीएनएल अकाउंट या उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर एवरीबडी या नॉन मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिन पे जो प्राइवेट कंपनीज़ को हमने देखा कि इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर, वो जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ये टर्मिनेट कर दी जाती हैं। तो जो हमने वहाँ पे 3 कंडीशंस देखी है ना डेफिनेशन में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंडर, वो जो हमने 3 कंडीशंस देखी हैं, अगर वो कंडीशन किसी भी टाइम पे पूरी नहीं होती, अगर मेंबर्स 200 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कंपनीज़ अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देती हैं या वो पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर लेती हैं, तो जब भी ये 3 कंडीशन जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं, कंडीशंस पूरी नहीं होती, उसके साथ ही नेक्स्ट मोमेंट ही जो है, जो वो प्रिविलेजेस उनको मिली होती हैं, फैसिलिटीज़ उनको मिली होती हैं, वो मिलना बंद हो जाती हैं या टर्मिनेट हो जाती हैं।
उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, कि किन किन सर्कमस्टांसिस में जो है वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहली आती है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ये 3 कंडीशंस हमने डिस्कस करी ना, इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो एज अ पब्लिक कंपनी काम करना स्टार्ट कर देगी। आगे आता है कन्वर्जन बाय चॉइस। कन्वर्जन बाय चॉइस का मतलब होता है कि जब जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करवाती हैं अपनी चॉइस से पब्लिक कंपनी में, जिसमें सबसे पहला आता है कि उनको अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ता है। आर्टिकल्स में उन्होंने अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन कर दिया तो वो जो कन्वर्जन बाय चॉइस के केस में उनको अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ता है और उनको एक प्रॉस्पेक्टस बना के रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ता है विद इन 30 डेज़ फाइल करने के लिए कि हम जो हैं वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहते हैं। उसके बाद इनको अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो भी स्टेटस होता है उसको भी चेंज करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उसमें 1 लाख पेड अप कैपिटल से काम चल जाता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो इससे उनको अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की स्टेटस को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद एक रेजोल्यूशन उनको पास करना पड़ता है रिगार्डिंग द चेंज इन देयर नेम एंड कैपिटल क्लॉज, कि वो अपना नेम चेंज कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है और जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनके नाम के पीछे लिमिटेड लगता है। तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करके अपना नेम भी चेंज करना पड़ता है और कैपिटल भी उनको चेंज करनी पड़ती है। अगर उनकी 5 लाख से कम होती है तो उनको अब वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है। और मेंबर्स, 5th पॉइंट है, उनको अपने मेंबर्स के केस में भी कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज़ मिनिमम 7 मेंबर्स और प्राइवेट में 2 होते हैं, तो उनको अगर उनके मेंबर्स अगर 7 से कम है तो उनको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और उनके अगर डायरेक्टर्स 3 से कम है, जैसे प्राइवेट में सिर्फ 2 से चल जाता है काम, तो अगर उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो 3 से कम है तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और उनको अपनी पेड अप कैपिटल को इन्हांस करके 5 लाख एटलीस्ट करना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या है कि उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है इफ़ दे वांट टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहले उनको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी को जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग कॉल की जाती है। व्हाट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग इज़ अ मीटिंग विच इज़ कॉल्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस और इन केस ऑफ सम स्पेशल एमरजेंसी। अगर कोई भी एमरजेंसी हो गई है या कोई मैटर है जिसको अभी डिसाइड करना है जल्दी से और उसके लिए हम जो एनुअली हमारी जर्नल मीटिंग होती है उसका हम वेट नहीं कर सकते, तो उसको हम एक बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। उस जर्नल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है कि हम अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हो गया। उसके बाद हमें ये जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी बतानी पड़ती हैं। सब मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के प्राइवेट को, उनको इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म किया जाता है और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए जो भी एक वाइड स्प्रेड उस एरिया में न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर में ऐड दे दी जाती है। ठीक है। और जो कन्वर्जन रेजोल्यूशन होता है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है। वो मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। मतलब कि एक मिनिमम 75% जो लोग हैं या जो मेंबर्स हैं उस प्राइवेट कंपनी के, उनकी सहमति ज़रूरी है अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद एक जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ है इसकी कॉपी, उसके बाद जो भी उन्होंने आर्टिकल्स अपने चेंज किए हैं उन चेंज्ड आर्टिकल्स की एक कॉपी, उसके बाद जो अपने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की स्टेटमेंट आपने चेंज की है, जो नई स्टेटमेंट इशू की है, मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन थी अगर वो कम थी तो उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है टू 5 लाख, उसकी एक चेंज्ड कॉपी। सारी की सारी ये जो कॉपीज़ होती हैं वो रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ती हैं, उनको जमा करवानी पड़ती हैं विद इन 30 डेज़। ठीक है। इसी के साथ आपको पता है जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उसके डायरेक्टर्स को क्वालिफ़िकेशन शेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती या उनको अपनी कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ हम इस कंपनी के
डायरेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो उनको अपने डायरेक्टर्स ने, जो उनके डायरेक्टर्स ने अब क्वालिफ़िकेशन शेयर्स लिए हैं, उनकी एक कॉपी भी जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी ज़रूरी होती है। ठीक है। और अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। कोई भी नई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, पुरानी ही कंपनी थी जिसकी सिर्फ अब जो फॉर्मेशन या उसका स्टेटस है वो चेंज हो गया है, वो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन चुकी है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में चेंज करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा उसको? थोड़ा ये जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज लगेगा आपको, जो प्राइवेट टू पब्लिक का था। प्राइवेट टू पब्लिक इज़ कंपैरेटिवली इजी, लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है किसी भी पब्लिक कंपनी में। आपको पता है कि शेयर होल्डर्स का जो संख्या है, जो उनका नंबर है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट टू पब्लिक का जो हमने केस पढ़ा था उससे। सबसे पहले इनको एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ती है। ठीक है। बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके सामने ये प्रपोज़ल रखा जाता है कि हमने ये जो कंपनी है पब्लिक, इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मेंबर्स की सहमति ज़रूरी होती है। बोर्ड मेंबर्स ने आपस में इस रेजोल्यूशन को पहले पास करना होता है कि ये जो, क्या वो सहमत हैं कि इस कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वो सहमत हो जाते हैं, सहमति मिल जाती है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो एक जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। जर्नल मीटिंग में क्या है, जो कंपनी है उसके सारे शेयर होल्डर्स, जब भी जर्नल मीटिंग्स होती हैं तो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, उन शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है और जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स आए हैं उस मीटिंग में, उनमें से 75% सहमत होने चाहिए कि इस कंपनी को प्राइवेट में चेंज कर दिया जाए। ठीक है। अगर सहमति मिल जाती है, लोग रेजोल्यूशन इसमें पास हो जाता है, तो आर्टिकल्स की अमेंडमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्टिकल्स अमेंड करके वो 3 रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं जो प्राइवेट कंपनी पे लगी होती हैं कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मेंबर्स जो हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली फ्लोट नहीं कर सकती, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को फ्रीली फ्लोट नहीं कर सकती मार्केट में फॉर सब्सक्रिप्शन। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस उनने लगानी होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगा के नए आर्टिकल्स बना के उनको रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार इनको पढ़ता है, स्टडी करता है, करने के बाद वो उसको एक अपनी सहमति देगा कि हाँ ठीक है, हम ये चीज़ जो है वो उसको मान लेते हैं, आप अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब उसको सहमति मिल जाती है तो उसको क्या करना होता है, ये करके अपने जो अमेंडेड हैं आर्टिकल्स और अपनी जो नई फॉर्मेशन जो उसकी आई है, हो गई है, वो नई कंपनी मतलब एज अ चेंज कंपनी बन गई है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, इसकी इन्फॉर्मेशन उसको न्यूज़पेपर में नोटिस के रूप में देनी होती है, और उस नोटिस की कटिंग उसको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है कि मैंने अपने आर्टिकल्स को भी चेंज कर लिया है और मैंने न्यूज़पेपर में वाइड पब्लिकेशन भी करवा दी है कि मेरी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी नहीं रही है, प्राइवेट कंपनी रही है। तो ये आप मेरे चेंज्ड आर्टिकल्स को रजिस्टर कर लीजिए और ये जो मैंने नोटिस दिया है इसको भी रजिस्टर कर लीजिए और मेरी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट के रूप में रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है ऑफ प्राइवेट कंपनीज चैप्टर नंबर 4 इज़ completed. If you guys have any mistake, if you guys have any doubt, you can ask me personally, and thanks for listening.